जियोटो लीग सिल्वर कॉन्फ्रेंस स्टेडियम में हजारों लोग चिल्ला रहे होते हैं। चार्जर ब्लास्टर्स को लेके आसमान में चला गया होता है और अपना आखिरी अटैक करने वाला होता है। तुम कर सकते हो चार्जर। गैरी का ब्लास्टर्स आखिरकार जमीन पर गिर चुका होता है चार्जर के पावरफुल साइस्मिक टॉस अटैक से। सालों की राइवलरी के बाद आखिरकार एस ने गैरी ओक को हरा ही दिया होता है। उसका सपना एक कदम और करीब आ गया था पोकेमॉन मास्टर बनने का। मिस्टी और ब्रॉक स्टैंड्स में खुशी से उछल रहे होते हैं। पिकाचू एस के कंधे पर कूद पड़ता है, लेकिन तभी एस के सिर में अचानक से तेज दर्द होता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। उसे एक पल के लिए कुछ दिखाई देता है, एक तूफान, आसमान में चमकती हुई बिजलियां, एक शक्तिशाली पोकेमॉन और पिकाचू जो रो रहा होता है। एस लड़खड़ा जाता है, चारों तरफ शोर हो रहा होता है, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है, और फिर अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एस के अंदर कुछ टूट सा गया होता है। अगले दिन के मैच में एस फोकस नहीं कर पाता और बहुत ही आसानी से हैरिसन से हार जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि कल जिस ट्रेनर ने इतना अच्छा मुकाबला किया वो अचानक से कैसे हार गया। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि शायद ये थक गया होगा इसलिए इतनी आसानी से हार गया, लेकिन किसी को भी असली वजह पता नहीं होती। ब्रॉक, मिस्टी, एस की मॉम और प्रोफेसर ओक सबको एस की फिक्र होने लगती है क्योंकि एस काफ़ी खोया खोया लगने लगता है। एस का चेकअप करने के बाद नर्स जॉय बताती है कि एस को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम करेगा तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सिल्वर कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एस वापस पैलेट टाउन आ जाता है। जब भी एस सोता है उसे एक ही सपना दिखाई देता है, एक तूफान, चमकती हुई बिजलियां, कोई जमीन पे पड़ा हुआ है और पिकाचू वहां पे रो रहा है। लेकिन जो भी वहां पे पड़ा हुआ होता है एस उसकी शक्ल नहीं देख पाता। अंदर से एस डरने लगता है, उसे लगने लगता है कि वो मरने वाला है। ये सपने धीरे धीरे एस के लिए नाइटमेयर बन जाते हैं। वो पहले जैसा नहीं रहता, उसके अंदर की एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होती है। एस की मॉम, ब्रॉक और मिस्टी सभी उसके लिए परेशान होने लगते हैं। वो अपने कमरे में बैठे बैठे अक्सर पुरानी तस्वीरों को घूरता रहता है। जब भी उन तस्वीरों को वो देखता है तो उसे अंदर से अजीब महसूस होने लगता है, जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रहा हो। ये सारी चीजें पिकाचू को अंदर से झंझोड़ देती है। ऐसा लगता है कि पिकाचू को इसके बारे में कुछ पता है। और इसी तरह कई रातें गुजरती है। एक रात अचानक से एस जाग जाता है। जागने के बाद देखता है कि पिकाचू उसके बिस्तर के पास बैठा हुआ है। वो भी नहीं सो रहा, बस वो एस को फिक्र भरी नजरों से देख रहा होता है। उसकी आंखों में डर होता है, ऐसा डर जो एस ने पहले कभी नहीं देखा था। एस पिकाचू को गले लगाता है और दिलासा देने की कोशिश करता है। घबराओ मत पिकाचू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और एस पिकाचू के साथ सो जाता है। एस को एहसास होता है कि उसके सपने की वजह से सभी लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इसलिए वो ऐसा दिखाने लगता है कि उसे अब ये सपने नहीं आते और सब कुछ ठीक हो चुका है।
ये सारी चीज़ों के बाद ऐश, ब्रॉक और मिस्टी अलग हो जाते हैं। ब्रॉक और मिस्टी अपने अपने जिम को संभालने के लिए चले जाते हैं और ऐश अपने अगले सफर होएन रीजन के लिए निकल पड़ता है। होएन का सफर काफी अच्छा होता है। ऐश नए दोस्तों से मिलता है, मे और मैक्स से। होएन के सफर में ऐश को कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती है, जैसे कुछ साइकिक पोकेमॉन उससे अजीब तरीके से घूरने लगते हैं और कुछ पोकेमॉन तो उसके पास आते ही बेचैन होने लगते हैं, मानो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ऐश के अंदर कुछ अजीब सी चीज है। ऐश को अभी भी ये नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। और इसी दौरान ऐश एक लुकारियो से मिलता है जो हजारों सालों से एक स्टाफ में कैद था। ऐश लुकारियो की मदद करता है और जब लास्ट मोमेंट पे लुकारियो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है ट्री ऑफ लाइफ को बचाने के लिए, तब ऐश को कुछ याद आता है। म्यू, तुम वहीं पर थे? सब कुछ सही होने के बाद ऐश वापस ट्री ऑफ लाइफ में जाता है बिना किसी को बताए और म्यू से पूछता है, म्यू, तुम वहीं पर थे? तुम मेरे सपने में थे? क्या तुम्हें पता है ये सपने मुझे कितने परेशान कर रहे हैं? ऐश अपने सपनों के बारे में सब कुछ म्यू को बताता है, पर म्यू को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो ऐश के अंदर कुछ महसूस कर पा रहा होता है। ऐश सच बोल रहा होता है। ये चीजें पिकाचू भी चुपके से देख रहा था। वो बिना बताए ऐश का पीछा कर रहा होता है। प्लीज म्यू, मेरी मदद करो, ये सपने मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? म्यू को भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो ऐश की तकलीफ को समझता है और उसकी मदद करने के लिए जब उसे वो सेंस करता है, तब उसे यकीन नहीं होता कि ऐश के अंदर उसका ही फ्रेगमेंट है। ऐश इंसान नहीं बल्कि म्यू जैसा ही है। ये काफी शॉकिंग होता है म्यू के लिए। म्यू, क्या हुआ? तुम ठीक हो? म्यू अपने आप को संभालता है और ये सब देखने के बाद पिकाचू म्यू और ऐश के सामने आता है। पिकाचू म्यू को सारी चीजें बताता है, पर म्यू को भी पिकाचू की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। पिकाचू बहुत रोता है। ऐश को भी वो समझाने की कोशिश करता है, पर ऐश पिकाचू की बातें समझ नहीं पाता। जिसके बाद म्यू अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करता है पिकाचू की मेमोरीज को देखने के लिए। थोड़ी देर के लिए वो एकदम शॉक हो जाता है और उसके बाद वो सारी मेमोरीज ऐश को दिखाता है। पिकाचू की मेमोरीज को देखने के बाद ऐश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐश के वो धुंधले नाइटमेयर्स अब उसके आंखों के सामने एकदम साफ हो जाते हैं।